हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू अ चैनल स्टोरीज बाय डी। एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, सबसे पहले इससे पहले वाली कहानी के लिए सॉरी। मेरे को जेन्युइनली नहीं पता था कि सब्सक्राइबर ने मुझे किसी मूवी से कहानी चेप के भेज दी है। मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को ऑथेंटिकेट करूँ। अब मैं थोड़ा और डीपली ऑथेंटिकेट करूँगा चीज़ों को ऑफ कोर्स, बट मैं सोचता हूँ कि कोई इंसान अगर मुझे वॉइस नोट्स भेज रहा है, कहानी लिख के भेज रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि सच ही बोल रहा होगा। बट ऐसा नहीं हुआ। किसी ने मज़े ले लिए मेरे से एंड आप लोगों ने भी मुझसे बहुत मज़े ले लिए, गालियाँ भी दी, सॉरी। यार देखो, मैं ना मूवीज़ वगैरह नहीं देखता हूँ जेन्युइनली। मैंने जो लास्ट मूवी देखी थी वो धुरंधर देखी थी। उसके पहले तो मुझे याद भी नहीं है मैंने कौन सी मूवी देखी थी। एंड अगर आपको मैं दिखाऊं कि अभी देखो कितना बज रहा है, 12:14 हैं रात के। तो मैं अभी रिकॉर्ड करने बैठा हूँ क्योंकि मेरे को दिन में टाइम नहीं मिलता। ऑब्वियसली आपको पता है मैं और क्या क्या करता हूँ, बट मैं इतना पसंद करता हूँ कहानी आपको सुनाना। मुझे इतना प्यार है आप लोगों से कि मेरे को लगता है कि यार कुछ भी हो जाए, चाहे मैं रात को सो भी ना, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, कहानी आपको सुनाऊंगा। सो दिस चैनल इज वे मोर देन ऑल ऑफ द व्यूज एंड जो लोग करते हैं ना यूट्यूब बाजी, वो सब चीज़ों से ऊपर है। मेरे को लगता है कि ये कहानियों से क्या पता आपको कोई हेल्प हो जाए, एंड ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट तो है ही। तो पिछले वीडियो के लिए माफ़ी, अब से मैं और ज़्यादा ध्यान रखूँगा। ये कहानी बहुत ही गजब की कहानी है जो मैं आज अभी सुनाऊंगा आपको। एक्चुअल रियल, ये तो ट्रू स्टोरी है, इसकी तो 100% गारंटी है मेरे पास, ठीक है। एंड क्योंकि अभी ईद का ही टाइम है, तो ये ईद की ही अराउंड आपके लिए कहानी मैंने रखी हुई थी कि मैंने सोचा था आपको ईद पे ही सुनाऊंगा। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, एंड चलो अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें खुशी ने भेजी है। खुशी बिलासपुर की रहने वाली हैं और ये कहानी है खुशी की दादी की बहन जिनका नाम रेशमा था। तो इस पूरी कहानी में हम उन्हें रेशमा करके एड्रेस करेंगे। सो जो रेशमा थी ना, इनकी शादी बड़ी अर्ली एज में हो गई थी। वो 12-13 साल की थी कि इनकी शादी करा दी गई थी और इनकी शादी इन्हीं के बुआ के बेटे से कराई गई थी। इनकी जो शादी थी वो कराई भी रुद्रपुर में ही गई थी। अब इनकी एज इतनी कम थी ना, उस एज में क्या पसंद क्या नापसंद, जो घर वालों ने बोला, जिससे कहा करने के लिए शादी कर दी गई थी। सो रेशमा के हस्बैंड का नाम इरफान था और वो अपने पिताजी के साथ ही दुकान में काम करता था। शादी के कुछ एक साल के अंदर ही रेशमा का बेबी होता है जिसका नाम वो रखते हैं जावेद। और जब जावेद पैदा होता है ना, तो बड़ी खुशियां आ जाती हैं घर में। फिर उसके एक साल बाद फिर से एक और बेबी होता है जिसका नाम होता है नौशीन। बहुत ही कम एज में रेशमा के 2 बच्चे हो जाते हैं। अब धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे, धीरे धीरे वो स्कूल भी जाने लगे। अब इरफान अक्सर दिल्ली वैली आता जाता रहता था अपने दुकान के काम से, तो उसको कुछ सामान वगैरह लेना था तो वो दिल्ली चले जाता है। इरफान जब दिल्ली से वापस आता है तो उसका बिहेवियर बड़ा चेंज हो जाता है सडनली। एक ऐसा इंसान जो पूरे घर में मोहब्बत से प्यार से रहता था, रेशमा की केयर करता था, बच्चों के साथ खेलता था, हंसता था, अब वो सडनली बिल्कुल खराब सा इंसान बन गया है। वो बच्चों को मारने लगता है, रेशमा को मारने लगता है, गंदी गंदी गालियां देने लगता है। वो इतना तमाशा करने लगता है कि पूरे नेबर, सारे पड़ोसी सब हैरान हो जाते हैं। इरफान के कैरेक्टर में जो चेंज आया था ये बहुत शॉकिंग था और बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। अब इरफान ना बहुत ही फ्रीक्वेंटली दिल्ली जाने लगा था। महीने में कई चक्कर उसके दिल्ली के लगते थे। अच्छा, ये बात उस जमाने की जब टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे। तो दिल्ली में अगर आप दिल्ली जा रहे हो रुद्रपुर से, बिलासपुर से, तो कोई कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं होता था आपका। तो ऐसे ही एक बार वो दिल्ली जाता है और उसके बाद वो वापस ही नहीं आता है। अब ये लोगों के पास कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, पता ही नहीं था कहाँ रहता है, क्या करता है, तो ये लोग कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाए। बस ये लोग वेट करते गए। ऐसे ही दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, और जब इरफान वापस ही नहीं आया तो इनको बड़ी घबराहट हुई। फिर इरफान के पिताजी यहाँ से गए और जिस जगह वो रुकता था ना, कभी उसने बताया था कि इस जगह मैं रुकता हूँ अक्सर जाके, तो वहाँ जाके उन्होंने पूछताछ करी और पता चला कि भाई इरफान तो वहाँ आया ही नहीं है। इरफान के पिताजी काफ़ी घबरा जाते हैं और पुलिस के पास जाते हैं, उनको पूरी कहानी बताते हैं। पुलिस उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें पता चलता है कि भैया इरफान ने तो एक और शादी कर ली है यहाँ पे। एक्चुअली इरफान जिससे सामान वगैरह खरीदता था, जिस शॉप से सामान लेता था अपनी दुकान के लिए, तो उन्हीं की बेटी को वो पसंद करने लगा था और उन दोनों ने भाग के शादी कर ली और अभी वो गायब है वहां से भी। इरफान के फादर को बहुत दुख होता है, बड़े बेचारे, उनका दिल टूट जाता है। पर फिर जब वो घर वापस आते हैं तो ये बात वो रेशमा को नहीं बताते। वो रेशमा को बस यही बताते हैं कि इरफान मिला ही नहीं कहीं। रेशमा का दिल टूट चुका था, वो एकदम अकेली पड़ चुकी थी। रेशमा को इरफान के पिताजी का थोड़ा सहारा था, पर एक दिन उनकी तबीयत एकदम से खराब होती है, बिगड़ती है और वो चल बसते हैं। अच्छा, रेशमा की सासू माँ तो पहले ही जा चुकी थी दुनिया छोड़ के, अब ससुर जी भी चले गए, पति का कुछ अता पता नहीं था, तो रेशमा बहुत ही अकेली पड़ गई थी। फाइनेंशियली भी बेचारी बिल्कुल टूट चुकी
गई थी, क्योंकि अब कौन देखेगा धंधा पानी। वो तो रेशमा के एक परिवार की तरफ से, उसके एक्चुअल माँ बाप की तरफ से थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प आ जाती थी, तो उसका गुजर बसर हो जाता था, किसी तरह बच्चों को बस वो पाल रही थी। अब रेशमा की लाइफ काफी सैड चल रही थी, पर फिर रमजान का टाइम आता है। रमजान का टाइम काफी खुशियां लेके आता है, फेस्टिव वाइब्स होती हैं, सबको अच्छा लग रहा होता है। रेशमा रमजान के टाइम पे ईद मनाने के लिए अक्सर अपने घर चले जाया करती थी माँ बाप के पास। तो जब रेशमा घर जाती है इस बार, वो देखती है कि कश्मीर से एकदम यंग और हैंडसम, एकदम अट्रैक्टिव सा आदमी, उसकी बीवी और 4 बच्चे भी उसके पापा मम्मी के घर पे आए हुए हैं ईद मनाने के लिए। रेशमा भी अपने बच्चे और खुद वहां पे गई भी होती है। अब रेशमा की उन लोगों से मुलाकात होती है। वो जो हैंडसम सा दिखने वाला आदमी था, उसका नाम था फुरकान। फुरकान दिखने में तो बहुत अच्छा था ही, पर वो बड़ा स्वीट भी था। वो रेशमा के बच्चों को भी ना बहुत प्यार देने लगा था, उनके साथ खेलता था, उनके साथ मस्ती करता था। फुरकान के बच्चे और रेशमा के बच्चों के बीच में भी काफी दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे फुरकान और रेशमा के बीच में भी दोस्ती हो जाती है और दोनों काफी बातचीत करते हैं। अक्सर रेशमा उससे बात करके हंसा भी करती थी। अब फुरकान ना काफी लंबे टाइम के लिए रेशमा के पापा मम्मी के घर पे रुका हुआ था। पूरा रमजान का महीना हो गया एंड देन फिर ईद, तो काफी लंबे टाइम तक वो वहीं था। अब रेशमा को भी उसकी कंपनी काफी पसंद आती थी, तो रेशमा का घर जो ससुराल था पास में ही था, तो वो डेली अपने मम्मी पापा के घर आ जाती थी और वो फिर फुरकान के साथ टाइम स्पेंड करती। मतलब टाइम स्पेंड एज इन की बातचीत होती थी, दोस्ती यारी, खाना पीना। साथ में फुरकान के जो बच्चे हैं और रेशमा के जो बच्चे हैं वो आपस में भी खेलते थे। फुरकान उनको प्यार करता था, केयर करता था, तो बहुत ही अच्छा हैप्पी टाइम चल रहा था। बट देन फिर ईद हो जाती है और ईद जब खत्म होती है तो फुरकान और उसकी फैमिली कश्मीर वापस चले जाते हैं। अब जब वो वापस चले जाते हैं ना, तो रेशमा की तो भाई जिंदगी से एकदम से एक हैप्पीनेस चले जाती है। वो बड़ी उदास हो जाती है, बड़ी सैड हो जाती है। और खास तौर से रेशमा के बच्चे, क्योंकि वो भी इतना घुल मिल गए थे फुरकान के बच्चों के साथ, तो वो भी बेचारे बड़ा उदास हो जाते हैं। अब फुरकान के जाने के बाद धीरे धीरे सब अपने रूटीन में आ गए और ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। 2 महीने बाद एक दिन अचानक फुरकान वापस आ गया। सबसे पहले वो गया रेशमा के अम्मी अब्बू से मिला और फिर वो रेशमा के पास गया। और जब वो रेशमा के पास इस बार आया ना, तो वो ऑब्वियसली कुछ और ही सोच के आया था। धीरे धीरे इनके बीच में बात बढ़ गई और फुरकान ने यहीं रहने का डिसाइड किया। उसने वापस जाने का सोचा ही नहीं। फुरकान रेशमा के घर ही रह गया और अपनी उसने बीवी और 4 बच्चों को छोड़ दिया। फुरकान अपने परिवार का एक लौता पैसा कमाने वाला इंसान था। वो अपनी बीवी और 4 बच्चों को लिटरली छोड़ के आ गया था। अब ये सारी चीजें रेशमा के माँ बाप को बहुत अजीब लगी, तो उन्होंने फुरकान को काफी समझाया कि बेटा ऐसे नहीं होता है, ये आप जो कर रहे हो ये बहुत गलत है। पर वो बिल्कुल नहीं माना और ना ही रेशमा मानी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे थे। अब रेशमा और फुरकान वहीं साथ में रहने लगे। इसके बाद करीबन 2 हफ्ते हुए थे कि एक दिन अचानक से फुरकान की बीवी रेशमा के घर आ गई और उसने जब रेशमा और फुरकान को साथ में देखा ना, तो वो हैरान हो गई, वो चौंक गई। वो बहुत हर्ट हुई, बहुत चौंक गई, पर उसने ना कुछ दिखाया नहीं, वो बस चुप हो गई। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या था क्या नहीं, पर वो रेशमा फुरकान के साथ उसी घर में 3-4 दिन वहीं रुकी और फिर बिना बताए एक दिन सबके उठने से पहले वो वापस भी चली गई। रेशमा के अब्बू अम्मी, उसकी बहन, इवन रेशमा और फुरकान भी बहुत ही सरप्राइज थे फुरकान की वाइफ के इस रिएक्शन से। पर फिर उनको क्या ही फर्क पड़ता था, उनको जो चाहिए था वो तो उनको मिल ही रहा था ना। अब इस बात को 2 महीने बीत जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ हैप्पी हैप्पी था और एक दिन खबर आती है कि रेशमा इज प्रेग्नेंट विद फुरकान्स बेबी। हर कोई काफी खुश था, पर इसी दौरान फुरकान की तबीयत एकदम से खराब होने लगती है। फुरकान को ना काफी ज्यादा खांसी होने लगी। उसको अस्पताल दिखाया गया, पर रिपोर्ट में खांसी के अलावा कोई भी चीज और नहीं आई। धीरे धीरे वो खांसी इतनी बढ़ गई कि खांसने पे खून निकलने लगा। फुरकान की तबीयत ना बिगड़ती गई, लिटरली उनके बाल तक झड़ने लगे। फुरकान ने डॉक्टर को कई बार दिखाया, उनके सारे टेस्ट कराए गए जो उस जमाने में होते थे, पर हर टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ निकलता ही नहीं था। पर वो जो खांसी थी ना, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे करते करते 2-3 महीने बीत जाते हैं और फुरकान की तबीयत काफी डाउन हो जाती है। वो दिन भर खांसते रहते हैं और रात को तो लिटरली उनको खून की उल्टियां होने लगी। धीरे धीरे फुरकान के ना पेट में बहुत दर्द होने लगता था और इन सब बीमारियों के चलते फुरकान काफी डिप्रेस हो गया था। वो इतना परेशान हो गया था अपनी बीमारियों से कि एक रात वो अपनी नस काट लेता है और सुसाइड कर लेता है। अब ये जो टाइम था ना, इट वॉज एक्सट्रीमली ट्रॉमेटाइजिंग फॉर रेशमा, क्योंकि उसके पेट में भी एक और बच्चा था और फुरकान जा चुका था। उस बच्चे को पालना कितना मुश्किल होगा उसके लिए। रेशमा का दिल एकदम चूर चूर हो चुका था, पर अभी रेशमा को आइडिया नहीं था कि उसके साथ और क्या क्या होने वाला है। रेशमा की बेटी नौशीन, वो बहुत अजीब से बिहेव करने लगती है। अब नौशीन हर वक्त बैठ के ना किसी से बातें क्या करती थी। उसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। जब उसको खाने के लिए बोला जाता था तो वो बोलती थी कि वो अब्बा नहीं खा पा रहे ना खाना, तो उन्होंने मुझे भी मना कर दिया खाना खाने से। अब ऐसी बातें किसी का बच्चा बोलेगा तो माँ कितना घबरा जाएगी। रेशमा ने नौशीन को मौलवी साहब को दिखाया। मौलवी साहब ने नौशीन को देखते ही बोला कि इसके ऊपर तो बहुत गंदा साया है।
बहुत बुरा साया है और किसी ने इस बच्चे को खत्म करने के लिए उसे भेजा है। मौलवी साहब ने नौशीन को एक ताबीज बनाया और रेशमा को कुछ पढ़ने के लिए दिया। उन्होंने बोला कि आप इसे पढ़िए तो वो जो साया है इससे दूर हो जाएगा और इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन जब ताबीज बनाया नौशीन को तो नौशीन पूरी रात भर रोया करती थी। उसके शरीर पे लाल लाल निशान पड़ते थे जैसे कोई उसे मार रहा हो। नौशीन थोड़ी बड़ी हो गई थी और उसके पीरियड स्टार्ट हो गए। उसके जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो वो बहुत कमजोर हो जाती है क्योंकि वो कुछ खा पी तो रही नहीं थी और इतना सारा ब्लड लॉस उसको होने लगा था। अभी नौशीन का पहला पीरियड था और 4-5 दिन हो जाते हैं और नौशीन की ब्लीडिंग बंद नहीं होती है। रेशमा ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और एक बहुत ही पेनफुल प्रेगनेंसी में थी वो, और उसकी बेटी के साथ ये सब हो रहा है तो उससे ना वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। रेशमा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे तो वो नौशीन को अस्पताल लेके जाती है। डॉक्टर्स नौशीन को दवाई देते हैं जिससे पीरियड्स वगैरह बंद हो जाते हैं, पर रेशमा जब नौशीन को दवाई देती है तो उल्टा पीरियड्स बंद होने की जगह पीरियड्स और ज्यादा होने लगते हैं। पीरियड्स रुकने का नाम ही नहीं लेते। इतना ब्लड लॉस हो जाता है कि अब नौशीन इतनी वीक हो गई होती है कि वो खड़ी तक नहीं हो पाती है। रेशमा नौशीन को फिर से डॉक्टर के पास लेके जाती है, पर डॉक्टर्स के पास इसके अलावा कोई और दवाई नहीं थी। वो रिफर कर देते हैं उनको दिल्ली। उनको बताते हैं कि आप दिल्ली जाके अपना इलाज कराइए, पर इस वक्त पे रेशमा इतनी ज्यादा फाइनेंशियली टूट गई होती है कि उसके पास दिल्ली जाने तक के पैसे नहीं होते। नौशीन की ब्लीडिंग अभी बंद भी नहीं हुई थी कि नेक्स्ट डे नौशीन को सेम फुरकान जैसी खांसी होने लगती है। नौशीन की तबीयत वैसे तो खराब थी, पर अब जो नौशीन करने लगती है और जो नौशीन के साथ होता है वो पूरे घर वालों के ना रोंगटे खड़े कर देता है। नौशीन रात में कभी भी उठ जाती और उठ के दरवाजे की तरफ देख के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती थी। अब्बा का खून निकल रहा है, अम्मी अब्बा का खून बह रहा है, अब्बा रो रहे हैं, अम्मी अम्मी अब्बा रो रहे हैं। और ये सारी चीजें सुन के रेशमा हालत एकदम टाइट हो जाती है। रेशमा इतना घबरा जाती है कि वो अगले दिन नौशीन को लेके मौलवी साहब के पास जाती है। इस बार जब मौलवी साहब नौशीन को देखते हैं तो वो नौशीन के पीछे कोई चीज देख रहे होते हैं। बहुत देर तक वो नौशीन के पीछे घूरते रहते हैं और उसके बाद वो नौशीन को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। रेशमा नौशीन के सामने ही मौलवी साहब से पूछती है कि मौलवी साहब ठीक है ना मेरी बेटी, तो वो सामने तो हाँ बोल देते हैं, पर जैसे नौशीन बाहर जाती है मौलवी साहब बताते हैं कि इसके साथ तो कोई जिन है, इसके साथ कोई जिन लग गया है और इस जिन को जितना जल्दी हो सके इस लड़की से अलग करना पड़ेगा, नहीं तो ये जिन इसको अपने साथ लेके जाएगा। मौलवी साहब इस सारी चीजों को प्लान करते हैं कि कैसे नौशीन को ठीक करा जाए और फिर वो एक फ्राइडे का दिन चुनते हैं। फ्राइडे के दिन बहुत सारे लोग बुलाए जाते हैं रेशमा के घर पे जिन्होंने कुरान पढ़ी हुई होती है। अच्छा, उस दिन नौशीन भी बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी। वो लोगों को घूर रही थी, फिर हंस रही थी, बहुत अजीब सा बिहेवियर था उसका। मौलवी साहब नौशीन को एक चेयर में बैठाते हैं और उसके हाथ पैरों को मोटी रस्सी से बांधते हैं। उस टाइम तक नौशीन की आंखें खुली हुई थी और वो सब कुछ आराम से देख रही थी। पर फिर जब मौलवी साहब ने अपने मंत्र वगैरह पढ़ने शुरू करे और साथ में जो 13-14 लोग और आए थे, जब साथ में उन्होंने भी पढ़ना शुरू किया तो एकदम से नौशीन बेहोश हो जाती है। रेशमा नौशीन के पास पैर के पास बैठ के बस रो ही रही थी कि एकदम से नौशीन अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें एकदम लाल थी और फिर वो अचानक से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मर्दाना आवाज में बोलती है कि सबको खत्म कर दूंगा सबको मैं। हर कोई एकदम से घबरा गया, पर मौलवी साहब शांत थे। मौलवी साहब उससे आराम से पूछते हैं कौन है तू? सामने से कोई जवाब नहीं आता। फिर मौलवी साहब दोबारा उससे कहते बच्चे का शरीर छोड़ दे। इसके आगे दोस्तों जो सीन है ना, दिल धड़ाने वाला है। खैर मौलवी साहब नौशीन के अंदर या नौशीन की बॉडी में जो जिन था उससे कई बार बात करने की कोशिश करते हैं। वो उसे बोलते हैं इसका शरीर छोड़ दे, तो कोई जवाब नहीं आता है। वो बोलते हैं क्यों है तू, कहाँ से आया है, कौन है, कोई जवाब नहीं आता है। नौशीन एकदम चुप सी रहती है, पर फिर एकदम से सडनली वो तेज तेज सांसें लेने लगती है। मौलवी साहब और बाकी लोग नॉन स्टॉप मंत्र पढ़ने लगते हैं। नौशीन ब्रेथलेस होते जाती है, वो जोर जोर से सांसें लेने लगती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। और फिर एकदम से नौशीन एकदम शांत हो जाती है। उसकी सांसें बंद हो चुकी होती है। नौशीन की नाक से और उसकी प्राइवेट पार्ट से बहुत खून बहने लगता है। उस पूरे रूम में सन्नाटा था। मौलवी साहब और बाकी लोग मंत्र पढ़ने बंद कर देते हैं। रेशमा शॉक में होती है और फिर सडनली वो रोने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरी बेटी को ले गया, मेरी बेटी को ले गया ये। मौलवी साहब बोलते हैं देखो वही हुआ जिसका हमें डर था। हमने बहुत कोशिश करी, पर वो जिस चीज़ के लिए आया था, जिस मकसद से आया था, वो अपना मकसद पूरा करके गया। मौलवी साहब बताते हैं कि ये कोई आम जिन नहीं था, ये बहुत ही पुराना और ताकतवर जिन था। इसने उस बच्ची पे ना पहले ही अपना कब्जा जमा लिया था और यही वजह है कि मेरी रुकिया इस पे असर नहीं कर पाई। इसके बाद नौशीन को ले जाया गया और फिर दफनाया गया। नौशीन की
डेथ और जिस तरह से नौशीन की डेथ हुई थी उसका रेशमा के मन पे, दिल पे ना बहुत ही गहरा ट्रॉमा छप चुका था। रेशमा का दिल दहल चुका था, रेशमा उससे उभर ही नहीं पाई थी। अभी तक रेशमा अपने आप को संभालती कि अब उसका खुद के डिलीवरी का टाइम आ चुका था। नौशीन को गए 2 महीने हो चुके थे एंड अभी रेशमा अपने 9th मंथ में थी। ये बहुत अच्छा टाइम नहीं था रेशमा के, क्योंकि रेशमा के अराउंड कोई नहीं था। रेशमा के माँ बाप काफी बुढ़े हो चुके थे तो वो रेशमा की केयर नहीं कर सकते थे। रेशमा की बहन, उसकी सगी बहन अपने ससुराल में थी तो वो भी शी वॉज नॉट अराउंड। तो रेशमा एकदम अकेली थी इस टाइम पे। स्ट्रेस में तो थी, घबराई भी थी, डिप्रेशन में भी थी। ऐसे में बच्चा पैदा करना कोई आसान बात नहीं है। रेशमा अपने घर पे ही होती है कि उसको एकदम से लेबर पेन होता है और फिर वो देखती है कि उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं था। रेशमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और आस पड़ोस की औरतें उसके घर पे आ जाती हैं। अब पड़ोस की सारी औरतें रेशमा का बच्चा बाहर निकालने में मदद करने लगती हैं। रेशमा के साथ और बुरा क्या ही हो सकता था कि उसका जो बच्चा था उसका सिर्फ सर बाहर आ गया था और बॉडी अंदर ही अटक गई थी। जो आसपास की औरतें थी उनको काफी एक्सपीरियंस था इन चीजों का और अपने एक्सपीरियंस से वो महसूस करती है कि जो बच्चा है इसमें शायद जान नहीं है, ये शायद सांस नहीं ले रहा। किसी तरह से उस बच्चे को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि उस नन्ही सी जान में जान ही नहीं थी। वो औरतें जब उस बच्चे को अपने हाथ में लेती हैं तो वो देखती हैं कि ना ही सिर्फ ये बच्चा जिंदा नहीं है पर ये अंडर डेवलप्ड भी है। उसके जो हाथ थे वो तो थे पर उसकी उंगलियां पूरी बनी नहीं थी। उसका एक कान भी आधा ही था और ये देख के वो औरतें बड़ी शॉक हो जाती हैं क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था, वो भी 9 महीने पूरे होने के बाद। ये सब होने के बाद रेशमा की हालत खराब हो चुकी थी, वो मेंटली एग्जॉस्ट हो गई थी। ये खबर उड़ते उड़ते जब रेशमा की बहन तक पहुंची तो रेशमा की बहन बस पकड़ के रेशमा के पास आती। वो देखती कि रेशमा बिल्कुल सूख चुकी है, उसके शरीर में लिटरली मांस का टुकड़ा तक नहीं बचा है, वो इतनी पतली हो चुकी है। वो बहुत घबरा जाती है और उसका ख्याल रखने के लिए कुछ दिन वो उसके घर पे ही रुकती है। कुछ दिन रेशमा को बहुत ख्याल रखती है, रेशमा की तबीयत थोड़ी ठीक होती है एंड देन फिर वो उसके बाद अपने घर वापस चले जाती है। अब रेशमा के पास सिर्फ जावेद बचा था, उसका बेटा। वो बेचारा बच्चा इतनी कम उम्र में क्या क्या देख चुका था। इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी वो 3 मौतें देख चुका था। जावेद की भी कुछ हरकतें और हालात नॉर्मल से नहीं थे। जावेद स्कूल छोड़ चुका था, वो दिन भर घर में ना सहमा हुआ बैठा रहता था। कभी कभी वो अपने से कुछ बातें करता, कभी किसी और से, और कभी कभी वो एकदम से चुप हो जाता जैसे किसी की बात वो ध्यान से सुन रहा हो। फिर वो धीरे से मुस्कुराता हवा में देख के और फिर बोलता कि अरे तुम सब फिर आ गए। रेशमा दूर से सब चीजें देखती थी, वो अंदर ही अंदर रो रही थी, मर रही थी, घबरा रही थी क्योंकि जावेद जहाँ पे भी देख के बात करता था उसके आगे कोई नहीं होता था और वो जिस घर के कोने में बैठ के सारी बातें करता था ये वही कोना था जहाँ पे नौशीन भी बैठ के अब्बा अब्बा चिल्लाया करती थी। एक रात रेशमा ने पूछा उससे कि बेटा तुम किससे बात करते हो। जावेद ने धीरे से अपनी उंगली अंधेरे कमरे की तरफ उठाई और बोला अम्मी वो लोग यहीं खड़े हैं, आपको दिख नहीं रहे। रेशमा ने बोला बेटा कौन लोग। तो जवाब में जावेद ने बोला अब्बू, नौशीन और छोटा मुन्ना, तीनों मेरे सामने ही तो है। और ये सुन के रेशमा के हाथ पैर कांप जाते हैं, उसकी हालत खराब हो जाती है। उस रात के बाद उस घर में अजीब चीजें होने लग गई। अक्सर रात को जावेद के कमरे से ना 2 लोगों की फुसफुसाहट सुनाई देती थी जबकि कमरे में होता था सिर्फ जावेद। और सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि जावेद के कमरे से एक तो जावेद की आवाज कभी कभी आती थी, कभी कभी एक भारी भरकम आवाज भी आती जैसे कोई और भी हो उस कमरे में। रेशमा हर रात ये आवाज सुन के कांप जाती थी। पहले तो वो सोचती थी कि जो कुछ भी था वो नौशीन के साथ खत्म हो गया और ये जो कुछ भी वो सुन रही है, जो कुछ भी वो देख रही है, सब उसके मन का वहम है क्योंकि ऑब्वियसली उसको लगता था कि वो इतनी ट्रॉमेटाइज हो चुकी है कि उसका माइंड उसको ये सब चीजें दिखा रहा है। बट एक रात वो जावेद के कमरे के बाहर खड़ी थी और वो खुद ये बात सुनती है कि जावेद किसी से कह रहा होता है कि नहीं नहीं अम्मी को मत ले जाओ, अम्मी की कोई गलती नहीं है, नहीं नहीं है गलती। और जैसे वो ये सुनती है वो दरवाजा खोलती है और वो देखती है जावेद उस अंधेरे कोने में बैठा हुआ है, अंधेरी की तरफ देखते हुए और किसी से बात कर रहा है। जैसे ही दरवाजा खोलती है रेशमा तो जावेद रेशमा की तरफ हल्के से देखता है और बहुत ही शांत आवाज में बोलता है अम्मी आपको कमरे के अंदर नहीं आना चाहिए था, वो बहुत गुस्सा है। रेशमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। रेशमा घबराते हुए पूछती है उससे बेटा कौन बोल रहा है, कौन गुस्सा है मुझसे। जावेद अपनी उंगली उसी कोने की तरफ उठाता है जहां पहले नौशीन उठाया करती थी और फिर वो बोलता है वही नौशीन अब्बू मुन्ना के साथ जो खड़े हैं ना, वही गुस्सा है। ये सुनते ही रेशमा के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। वो जावेद को लेकर उस रूम से बाहर चले जाती है। रेशमा जावेद को उस रूम से बाहर तो ले आई थी पर उस रात के बाद जैसे जावेद का नेचर बदल गया था। वो बहुत अजीब हरकतें करने लगा था। वो कभी बीच रात उठता, मेन डोर जो उनके घर का मेन दरवाजा था उसके आगे खड़ा हो जाता जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कभी वो उठ के चल के छत पे चले जाता था, कभी वो किसी से बात करता था। एक दिन वो कुछ लिख रहा था तो रेशमा ने ध्यान नहीं दिया कि वो क्या लिख रहा था।
दोस्तों ठंड हो गई थी तो मेरे को कपड़े बदल के आने पड़े। खैर कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो जब उसने पढ़ा रेशमा ने कि जावेद ने क्या लिखा है तो उसके पैरों तले जमीन हट गई। उसने लिखा था कि आज मेरा जनाजा उठेगा। अब जब रेशमा ने पढ़ा तो वो उसको मौलवी साहब के पास लेके गई। मौलवी साहब को रेशमा ने सारी बातें बताई और फिर मौलवी साहब ने रेशमा को कहा कि हम आपके घर आएंगे। और उसके बाद मौलवी साहब और उनके साथ 2 लोग रेशमा के घर आते हैं। मौलवी साहब घर आए, चुपचाप उन्होंने किताब खोली और काफी देर वो कुछ पढ़ते रहे। थोड़ी देर पढ़ने के बाद उन्होंने रेशमा को बताया कि इस घर में 3 रूह है और वो 3 की 3 रूह एक मोटी चेन से बंधी हुई है और उस चेन को पकड़ा हुआ है एक मखलूक जिन ने। दोस्तों मखलूक जिन एक स्मोकलेस फायर से बना हुआ जिन होता है और इस्लाम में माना जाता है कि ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल जिन होता है जिस पे काबू पाना, जिससे बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये वही जिन था जो कि मौलवी साहब ने नौशीन के पीछे भी देखा था। मौलवी साहब ने इस बार रेशमा को बताया कि अगर इस बार मैंने कुछ किया तो शायद ये जावेद को भी लेके जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे वो नौशीन को लेके गया था। और अगर मैं बीच में आया तो हो सकता है ये हमें भी नुकसान पहुंचाए, तुम्हें भी नुकसान पहुंचाए। सही यही रहेगा कि तुम अब अल्लाह के भरोसे से छोड़ो, अल्लाह की इबादत करो और बस उम्मीद करो कि ये जिन जावेद को ना ले जाए। ये सब बोल के वो रेशमा को वहां पे हेल्पलेस छोड़ के चले गए। रेशमा रो रही थी, उसकी खुद की औलाद तड़प रही थी। रेशमा को समझ में नहीं आया और एंड में जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपने माँ बाप के घर चले जाते हो। रेशमा ने भी यही किया। रेशमा अपने बच्चे को लेके अपनी मम्मी पापा, अपने अब्बू अम्मी के घर चली गई और जब उनको उसने पूरा डिटेल में बताया, अब्बू अम्मी को पूरी कहानी बताई कि क्या क्या उसके साथ हुआ है, वो बेचारे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उनको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का तो पता था पर उनको ये नहीं पता था कि वो डरावना साया, वो काली ताकतें अभी भी रेशमा को परेशान कर रही है, अभी भी उसके पीछे मंडरा रही है। रेशमा इतना डर चुकी थी कि वो अपने घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो अकेली भी थी वहाँ पे, तो वो अब अपनी अब्बू अम्मी के साथ ही रहने लगती है। रेशमा भी एक पल के लिए भी जावेद को अकेला नहीं छोड़ती थी। अब्बू अम्मी के घर आए हुए उसको 3-4 दिन हो चुके थे और अभी तक जावेद को कुछ भी नहीं दिखा था। जावेद 2-3 दिन के अंदर ही ना, बच्चा है वो, तो 2-3 दिन के अंदर ही वो रिकवर करने लगता है मेंटली। वो नॉर्मल हरकतें करने लगता है, खेलने कूदने लगता है, टीवी वगैरह देखने लगता है। वही सारी हरकतें वो कर रहा होता है जो एक नॉर्मल बच्चे करते हैं। जावेद के पड़ोस में कुछ दोस्त भी थे बच्चे, तो जावेद अब धीरे धीरे घर से बाहर निकल के उनके साथ खेलने भी लगता है। ये सारी चीजें देख के रेशमा को लगता है कि शायद वो जो कुछ भी था ना उस घर में ही था, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो रेशमा डिसाइड करती है कि अब वापस उस घर को कभी नहीं जाएगी। इसके बाद करीबन 1 महीना बिना डर के बीत जाता। रेशमा बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद रेशमा की बहन आती है मिलने के लिए, तो रेशमा डिटेल में अपनी बहन को सारी बातें बताती है। उसकी बहन घबरा जाती है पर वो खुश होती है कि चलो अब जो कुछ भी था, मेरी बहन के साथ जो भी गंदा हो रहा था, अब वो एक तरह से खत्म हो चुका है, अब ये एक बेटर जिंदगी जी सकती है। रेशमा की बहन रेशमा को कहती है कि अब जावेद सब कुछ ठीक है, जावेद नॉर्मल हो चुका है, तो उसको स्कूल डालो। और उसके बाद जावेद स्कूल जाने लगता है। अब जब वो स्कूल जाने लगता है ना, तो शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, पर उसके बाद वो फिर से वैसे ही शांत सा हो जाता है। जावेद जब चुप सा रहने लगा तो रेशमा को ऑब्वियसली घबराहट होने लगी। रेशमा ने जावेद से पूछा कि बेटा स्कूल में किसी से लड़ाई तो नहीं हो रही आपकी, कोई कुछ कह तो नहीं रहा आपको? तो जावेद ने बोला कि नहीं बिल्कुल ठीक है सब कुछ। पर जावेद फिर भी थोड़ा चुप सा रहने लगता। अब गर्मियों के दिन आ गए थे। एक दिन घर पे जावेद खाना खाते खाते बेहोश हो जाता है और उसकी नाक से हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही होती है। सबको पहले ये लगता है कि गर्मी में जो होता है नाक से खून आता है वही कुछ है, पर उसके बाद जब जावेद के आगे वो पंखा लगाते हैं, उसके मुंह पे पानी डालते हैं, तो जावेद को होश आता है। और जैसे ही जावेद को होश आता है, जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल हुई होती हैं। देखते देखते जावेद का शरीर पीला पड़ने लगता है। रेशमा और रेशमा की बहन दोनों जावेद को लेके इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी जावेद की हालत को देख के बड़ा पैनिक करते हैं और वो पता नहीं क्या इंजेक्शन लगाते हैं जावेद को कि उसकी शरीर पे ना ऐसे घाव से बनने लगते हैं। रेशमा चिल्ला पड़ती है डॉक्टर पे कि क्या लगा दिया आपने, पर डॉक्टर हैड नो क्लू। वो बोलता है मैंने तो नॉर्मली दवाई लगाई थी, बट ये पता नहीं क्या हो रहा है। अब वो गांव का एरिया था, तो वहां पे ना डॉक्टर्स अक्सर सीधे बोल देते थे कि तुम दिल्ली लेके जाओ, बाहर लेके जाओ। उस टाइम पे ना तो इतना ट्रीटमेंट होता था, ना इतनी इन्फॉर्मेशन थी, ना ही इनके पास इतने पैसे थे कि कोई अलग जगह इलाज कराया जाता। तो मजबूरी में उस समय पे डॉक्टर क्या करता है, उसको वहीं पे एडमिट कर लेता है। वो जावेद को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जावेद जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे लेके जा रहे हैं, मुझे ले जा रहे हैं। और बस पूरा का पूरा हॉस्पिटल उसकी चीखों से सहम जाता है। रेशमा के लिए ये सब सुनना बहुत हर्टफुल था। पहले उसने ऐसे ही अपनी बच्ची को खोया था और अब फिर से अपने बेटे को भी ऐसे खोएगी। वो टूट चुकी थी, पर वो हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। वो डॉक्टर को बुला के लाती है और जब डॉक्टर ये सारी बातें सुनते हैं ना, तो वो खुद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब रेशमा जाए किसके पास? डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए, मौलवी ने हाथ खड़े कर लिए। रेशमा जाएगी तो जाएगी कहाँ? रेशमा डॉक्टर से बोलती है कि डॉक्टर साहब कुछ करके इसको शांत करिए ना, इसको सुला दीजिए, आप बच्चा है वो। तो डॉक्टर को एकदम से क्लिक होता है और वो उसे एक नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं। और जब इंजेक्शन लगाते हैं जावेद को, तो वो एकदम से तड़पते धीरे धीरे सॉफ्ट होते होते शांत होकर सो जाता है। रेशमा इतनी टूट चुकी थी कि वो
लिटरली हिम्मत हार रही। वो अपनी बहन को बोलती है कि यार मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं चाहे अपनी जान भी दे दूँ ना, मैं इसको नहीं बचा पाऊंगी, वो ले जाएगा इसको। पर रेशमा की बहन काफ़ी पॉजिटिव थी। वो बोलती है रेशमा को कि यार तू हार मत, हिम्मत, हम हैं यहाँ पे यार, हम इसको कुछ नहीं होने देंगे। खैर अब थोड़ी देर बाद जावेद को होश आता है। वो बेचारा बच्चा बिल्कुल चुपचाप बस बैठा होता है, ना वो कुछ बोलता है, ना वो कुछ खाता है, ना वो कुछ पीता है। थोड़ी देर बाद बस वो इशारों में बताता है कि उसको वॉशरूम जाना है। तो रेशमा उसको वॉशरूम लेके जाती है। वो वॉशरूम के अंदर जाता है पर बहुत देर तक बाहर नहीं आता है। जब काफी देर तक वो बाहर नहीं आता तो रेशमा दरवाजे पे नॉक करती है, जावेद जावेद बेटा दरवाजा खोल बेटा। पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। रेशमा घबरा जाती है, वो सबको वहां चिल्लाने लगती है, बोलने लगती है लोगों को कि अंदर शायद जावेद बेहोश हो गया, भैया दरवाजा खोलो प्लीज। दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं एंड देन जब खुलता ही नहीं है तो दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। जब दरवाजे को तोड़ते हैं तो देखते हैं कि जावेद एकदम कमरे के कोने में ना बस दीवार की तरफ, अंधेरे की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। रेशमा दौड़ के जाती है, उसे गले लगा के उठाती है और बाहर लेके आती है। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे हाथ में जो कुछ भी था हमने सब कुछ कर लिया, अब आप एक काम करो, बच्चे को आप दिल्ली लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे हमारे समझ ही नहीं आ रहा इसको हुआ क्या है। रेशमा एकदम हेल्पलेस हो जाती है कि डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा, मौलवी जी ने हाथ खड़े कर लिए। जब ये लोग घर आते हैं तो सब मिलते हैं जावेद से, सब उसे प्यार करते हैं। देन जब खाना खा लेते हैं सारे लोग, फिर उसके बाद सोने का टाइम आता है। रेशमा को तो नींद आ नहीं रही होती है पर वो जावेद को बस अपने साथ सुलाती है। जावेद एकदम से सो जाता है पर रेशमा बेचारी सो नहीं पाती। वो बार बार उठ के चेक कर रही होती है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, और वो देखती है कि जावेद इतने अच्छे से सो रहा है एकदम गहरी नींद में, और एक बारी पूरी रात वो नहीं उठता है। देखते देखते पता ही नहीं चलता कि कब रेशमा की भी आंख लग जाती है। और जब सुबह रेशमा उठती है वो देखती है कि जावेद अभी भी सोया हुआ है। वो जावेद को हल्का से हिलाती है पर जावेद को रिएक्शन नहीं देता। वो उसको थोड़ा और जोर से हिलाती है और वो देखती है कि जावेद सांस नहीं ले रहा है, जावेद शायद जा चुका था। रेशमा पागल हो जाती है। रेशमा उसको पकड़ती है, उसको हिलाती है पर जावेद जा चुका था। वो देखती है कि जावेद की जो शरीर है वो एकदम ठंडा पड़ चुका था और साथ में उसके बहुत सारे पार्ट्स नीले पड़ चुके थे। रेशमा बिल्कुल पागल सी हो जाती है और वो अपना सर दीवार में मारने लगती है। तो लोग उसे पकड़ते हैं, उसे संभालते हैं पर वो बहुत रोती है। इसके बाद जावेद को ले जाया गया, दफनाया गया, और रेशमा इन सब चीजों में मेंटली पागल हो चुकी थी। वो उसके होश आवाज खत्म हो चुके थे, वो अपना सब कुछ खो चुकी थी। जितने भी इसके बाद मुस्लिम्स में जो भी रिचुअल्स होते हैं किसी की डेथ होने के बाद, रेशमा किसी में भी शामिल नहीं होती है। उसके अगले दिन रेशमा अपना सामान बांध रही होती है तो रेशमा की बहन पूछती है उससे कि तू कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो रेशमा बोलती है मैं अपने घर जा रही हूँ। रेशमा की बहन उसे बार बार मना करती है पर वो बोलती है कि यार अब मेरा है ही कौन, मेरा बचा ही कौन, मेरा पति जा ही चुका है, मेरे बच्चे एक एक करके जा चुके हैं, एक और मुझे मर्द मिला था जिससे मुझे प्यार हुआ था, वो भी मुझे छोड़ के चला गया, अब मैं करूं भी क्या जी के। खुशी की दादी बताती हैं, खुशी की दादी मतलब रेशमा की बहन, मैं कंफ्यूज हो जाओगे ना, अब काफ़ी लंबा टाइम हो गया। खुशी की दादी बताती है कि ये सारी चीज़ें उस टाइम पे इनको पता थी कि जो फुरकान था उसकी बीवी के थ्रू करी गई, क्योंकि जब वो इनके घर आती है खामोशी से कुछ दिन रुकती है और फिर चले जाती है, उसके बाद से ये सारी चीजें इनके साथ होनी शुरू होती है। अब रेशमा बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था। उसके शरीर में मांस नाप की चीज ही नहीं बची थी, वो एकदम सूख गई थी। उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए रहते थे, वो कंघी तक नहीं करती थी, नहाती नहीं थी, वो मेंटली अब अनस्टेबल हो चुकी थी। रेशमा अक्सर अकेले बैठ के पता नहीं किससे बात करती, हंसती, बिल्कुल आप अपना खो चुकी थी वो। यहाँ तक कि जब रात हो जाती थी तो वो लाइटें तक नहीं जलाती थी, उसको सेंस ही खत्म हो गया था इन सब चीजों का। धीरे धीरे रेशमा की हालत बद से बदतर होते जा रही थी। उसके घर के बाहर एक खेत था तो वो दिन में वहां जाके बैठ जाती, हंसती रहती और मिट्टी निकाल के खाती। आस पड़ोस के सारे लोग उससे घबराते थे, सब उससे डरते थे। रेशमा के अब्बू अम्मी ने कई बार कोशिश करी कि रेशमा को वो अपने घर लेके जाएं, पर रेशमा वहां से हिलती ही नहीं थी। कुछ दिन ऐसे चलता रहा और उसके बाद एक दिन तो उसने अपने अब्बू अम्मी को पहचानने से इनकार कर दिया। वो एक्चुअल में उनको पहचान नहीं पा रही थी। अब ऐसे ही चलता रहा कुछ महीनों तक और एक दिन रेशमा के घर से ना बहुत तेज धुआं निकलने लगा रात को। लोग दूर खड़े होकर देखने लगे कि इतना धुआं सा क्या आ रहा है। जब वो उस घर के पास गए तो उनको रियलाइज हुआ कि घर के अंदर अब आग लग चुकी है, और जब तक वो आग की लपटें देख ही रहे थे उनको अंदर से जोर जोर से रेशमा की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जब तक लोग उस दरवाजे को तोड़ते तब तक शायद बहुत लेट हो चुका था। घर पूरा लपटों में डूब चुका था और अंदर से जो चीखने की आवाजें आ रही थी रेशमा की, वो आवाजें भी अब धीरे धीरे हल्की होते जा रही थी। उनका एक पड़ोसी फटाफट बाइक से जाता है और रेशमा के अब्बू अम्मी को लेके आता है, और जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि लोगों ने आग काफ़ी हद तक बुझा दी थी। धुआं ही धुआं था पर बहुत साइलेंस था वहाँ पे पुलिस आई हुई थी, वहाँ पे लोग पानी वगैरह डाल रहे थे, काफ़ी भीड़ थी। बस उस पूरी भीड़ में सन्नाटा था। वहाँ पे बस रेशमा के अब्बू अम्मी की रोने की आवाज़ें आ रही थी। सब कुछ ख़त्म हो गया था।
रेशमा के माँ बाप बस वहीं पे ज़मीन पे गिर के रोए जा रहे थे। तब तक रेशमा की बहन भी आती है और जब वो हिम्मत करके अंदर जाती है वो देखती है कि घर और रेशमा दोनों खत्म हो चुके थे। रेशमा का शरीर इस हद तक जल चुका था कि उसको पहचान पाना मुश्किल था। बस एक अंदाज़ा था उसको कि उस घर में कोई और रहता नहीं था, तो वो रेशमा ही थी जिसकी बॉडी अब धू धू करके जल रही थी। नौशीन के पीछे जो जिन था, जैसा उसने बोला था वैसा ही उसने किया था। उसने बोला था ना, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। अब उसने रियलिटी में सब कुछ खत्म कर दिया था। रेशमा और रेशमा का परिवार अब खत्म हो चुका था। ना चाहते हुए भी रेशमा ने किसी और का घर बिगाड़ा था और उस घर को बिगाड़ने की इतनी बड़ी सजा उसे मिलेगी उसने कभी सोचा नहीं होगा। पर कई सारी चीजें खुशी बताती है कि अभी भी उनके लिए मिस्ट्री है। सबसे पहले जो रेशमा के हस्बैंड थे वो कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, किसके साथ भाग गए, उनका ना पता चला ना आता चला, ना कभी उन्होंने दोबारा कांटेक्ट किया। अपने बाप और अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के एक आदमी भाग गया, फिर उसके बाद कहाँ से तो उसको फुरकान मिलना, और ये सारी चीज़ें डेस्टिनी तो ज़रूर थी। खुशी को लगता है कि ये शायद उससे पहले ही कहानी कुछ शुरू हो गई थी और अब तो क्योंकि वो पूरा अस्तित्व ही खत्म हो चुका है तो आगे की कहानी बताने वाला भी कोई नहीं है। सो दोस्तों, ये थी कहानी खुशी की दादी की बहन, यानी खुशी की दादी हुई उनकी, और खुशी ने मुझे कहानी पर्सनली सुनाई। इससे पहले वाले वीडियो के लिए मैं फिर से सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैं कभी इंटेंशनली ये चीज़ नहीं कर सकता कि आपको मैं कोई ऐसी कहानी सुनाऊँ जो शायद स्क्रिप्टेड हो या फेक हो, और अगर मैं ऐसी कभी सुनाऊंगा भी ना दोस्तों तो मैं आपको बताऊँ, मेरे को आपसे झूठ बोल के क्या मिलेगा। तो पिछली कहानी के लिए माफ़ करिएगा। ये कहानी तो ऑब्वियसली खुशी ने खुद मुझे फ़ोन पर सुनाई, तो ओरिजिनल है ही ऑब्वियसली। एंड ऐसी और भी कहानियाँ अगर आप चाहें तो आप मुझे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल आईडी मिलेगा, आप इंस्टाग्राम में आके मुझे वॉइस नोट्स भेज सकते हैं एंड मैं ऐसी कहानी आपके साथ लाता रहूँगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने यहाँ तक देखा है। कमेंट में मुझे बताइएगा आपको कैसी कहानियाँ सुननी हैं, कैसी कहानियाँ पसंद हैं, और आप जो आप चाहें, आप अच्छा इस चैनल के बारे में बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। आप लोग नोटिस करते हैं कि पीछे मेरे बैकग्राउंड में कुछ मूवमेंट होता है, तो बेसिकली मेरे साथ मेरे डॉगीज़ मैक्स, भूरी, कालू, ये सारे लोग भी पीछे आपकी तरह ही कहानियाँ सुन रहे होते हैं। तो वो लोग हिलते हैं तो घबराया मत करिए आप, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अलर्ट रहिएगा। बाय।